नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरीज चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की जो ये क्राइम की घटना है वो है मेरठ, उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के शहर मेरठ में तरह तरह की वारदातों का होना कोई नई बात नहीं है, लेकिन 18 जून 2016 की शाम एक ऐसी वारदात हुई जिसने पूरे शहर में सनसनी फैला दी। ये वारदात थी नौचंदी थाना क्षेत्र के पौष इलाके शास्त्री नगर में बेरहमी से हुए 3 कत्ल की। कत्ल इतनी क्रूरता से किए गए थे कि शहरवासी दहशत में आ गए। खबर मिलने पर मकान के बाहर सैकड़ों लोग एकत्र हो गए थे। जिस मकान में वारदात हुई थी वो चंद्रशेखर गुप्ता का था। वो नेशनल इंश्योरेंस कंपनी में ब्रांच मैनेजर थे और उनकी तैनाती सहारनपुर जिले में थी। शनिवार और रविवार को छोड़कर वो प्रतिदिन रेल से अपने ऑफिस आते जाते थे। उनके परिवार में पत्नी पूनम गुप्ता के अलावा एक बेटी और एक बेटा था। बेटी बड़ी थी जिसकी शादी वो कर चुके थे, वो डॉक्टर थी। बेटा नोएडा में एक कंपनी में बतौर सॉफ्टवेयर इंजीनियर नौकरी करता था। गुप्ता परिवार आर्थिक रूप से पूरी तरह से समृद्ध था। घर में चंद्रशेखर ही पत्नी के साथ रहते थे। 3 हत्याओं की वारदात का पता तब चला था जब पड़ोसी युवक अमित वहां पहुंचा था। उसी के शोर मचाने पर वहां भीड़ उमड़ पड़ी थी। भीड़ में से किसी व्यक्ति ने पुलिस को इस वारदात की सूचना दे दी थी। वारदात बड़ी थी, लिहाजा मौके पर थाना पुलिस के अलावा आईजी सुजीत पांडे, डीआईजी लक्ष्मी सिंह, एसएसपी जे रविंदर गौड़, एसपी ओम प्रकाश, सीओ बीएस वीर कुमार और थाना प्रभारी शर्मा समेत अन्य अधिकारी और कई थानों की पुलिस वहां पहुंच गई थी। पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल का मुआयना किया तो वहां की स्थिति देखकर रोंगटे खड़े हो गए। घर के बेडरूम में बिस्तर पर करीब 27-28 साल की एक युवती का शव बिल्कुल नग्न अवस्था में पड़ा था। बेड के नीचे करीब 50 साल की पूनम पड़ी थी। उन्होंने मैक्सी पहने हुई थी, जबकि ड्राइंग रूम में 55 साल के चंद्रशेखर का शव फर्श पर उल्टा पड़ा था। सभी के शरीर और गर्दन पर चाकुओं से अनगिनत वार किए गए थे। सबसे ज्यादा बेरहमी से नग्न अवस्था में पड़ी युवती को गोदा गया था। उसकी गर्दन, सीने, कोख और चेहरे पर तमाम घावों के निशान थे। देखकर लगता था हत्यारे उससे हद दर्जे की नफरत करते थे। एक कमरे में टेबल पर चाय के 3 कप रखे थे। बेड पर ब्लैक रंग की जीन्स टॉप और अंडरगारमेंट्स रखे थे। वहीं पर एक पर्स भी रखा था। उसमें लिपस्टिक, मोबाइल फोन आदि चीजें थी। शायद वो पर्स उसी मृतका युवती का था। घर की सेब पर खून के निशान थे, लेकिन उसे खोला नहीं गया था। इसके अलावा रसोई में भी खून के निशान थे। डॉग स्क्वाड और फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट की टीम भी मौके पर आ गई थी। डॉग स्क्वाड घर में शव को सूंघने के बाद बाहर तक आकर रुक गया था। उससे पुलिस को कोई खास सहायता नहीं मिल सकी थी। फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट टीम ने चाय के कप समेत कई जगहों से फिंगर और फुटप्रिंट लिए। पुलिस को वहां से कोई ऐसा मजबूत साक्ष्य नहीं मिला जिससे हत्यारों तक पहुंचने में तत्काल कोई सहायता मिल सकती। पुलिस के पहुंचने तक गुप्ता दंपति के कई रिश्तेदार और परिचित वहां आ चुके थे। पुलिस ने उनसे युवती की शिनाख्त करानी चाहिए, लेकिन वे उसे पहचान नहीं सके। बहुत जल्दी ये साफ हो गया कि युवती ना तो उनकी रिश्तेदार थी और ना ही नौकरानी। खबर पाकर गुप्ता दंपति के बेटा बेटी भी आ गए थे। पुलिस को उम्मीद थी कि वे युवती को पहचान लेंगे, लेकिन उन्होंने भी युवती को पहचानने से साफ मना कर दिया। युवती की पहचान ना होने से स्थिति रहस्यमयी हो गई। बात बिल्कुल अजीब थी कि युवती बेडरूम में बगैर कपड़ों के पाई गई थी। जाहिर है कि उस परिवार से उसका कोई ना कोई गहरा रिश्ता जरूर रहा होगा। शुरुआती जांच में एक बात पूरी तरह से साफ थी कि कातिल जो भी थे वे गुप्ता दंपति और युवती को अच्छी तरह से जानते थे। चाय के 3 खाली कप मिलने से अंदाजा लगाया गया था कि कातिलों की संख्या शायद 3 रही होगी और उनका मकसद लूटपाट करना नहीं बल्कि हत्याएं करना था, क्योंकि यदि हत्यारों को लूटपाट करनी होती तो वे बिना लूटपाट किए नहीं जाते। गुनाह की इस पहेली से पूरा इलाका सन्न रह गया था। वारदात को लेकर लोगों में गहरा गुस्सा था, जिसके चलते कॉलोनी में सीआरपीएफ की टुकड़ी और भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया था।
क्षेत्र के सांसद, विधायक समेत कई छोटे बड़े नेता भी वहां पर आ पहुंचे थे। भीड़ गुस्से में हिंसक ना हो जाए, इसके लिए पुलिस अधिकारियों ने लोगों को समझा बुझाकर शांत किया। लोगों को जब घटनास्थल की वास्तविकता, मसलन बगैर कपड़ों के लड़की और आपत्तिजनक चीजें मिलने की बात पता चली तो उन्होंने किनारा कर लिया। वारदात संगीन होने के साथ साथ बेहद सनसनीखेज थी। मौके की जरूरी कार्रवाई पूरी करने के बाद पुलिस ने तीनों के शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज भिजवा दिया। इसके बाद अज्ञात हत्यारों के खिलाफ मामला दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी। लेडीज पर्स में मिले मोबाइल फोन की सहायता से उस युवती की पहचान रिया उर्फ रेनू के रूप में हुई। वो तकरीबन 1.5 किलोमीटर दूर शेरगढ़ी की रहने वाली थी। उसके परिवार में मां के अलावा 2 बहनें और एक भाई था। उसकी मां की एक छोटी सी परचून की दुकान थी। शनिवार की दोपहर करीब 3 बजे रिया अपनी स्कूटी लेकर घर से निकली थी। इसके बाद क्या हुआ किसी को कुछ पता नहीं था। जांच पड़ताल से पता चला कि रिया अपनी मां के पास कम ही आती जाती थी। करीब 1 साल से वो अपने प्रेमी पुष्पिंदर के साथ लिव इन में शहर की ही प्रवेश विहार कॉलोनी में रह रही थी। रिया ने बीएड किया था। वो शास्त्री नगर के ही एक ब्यूटी पार्लर में काम करती थी। इस केस के खुलासे में थाना प्रभारी शर्मा के साथ जोनल क्राइम ब्रांच के प्रभारी राजकुमार शर्मा, शहर क्राइम ब्रांच के प्रभारी संजीव यादव, एसआई आजाद सिंह और सर्विलांस टीम को भी लगा दिया गया था। अगले दिन पुलिस ने रिया, चंद्रशेखर और उनकी पत्नी के मोबाइल फोन की सीडीआर निकलवाई। सीडीआर से पता चला कि रिया पूनम और उनके पति चंद्रशेखर के लगातार संपर्क में रहती थी। उसकी उनसे दिन में कई बार बातें होती थी। रिया का उन लोगों से आखिर क्या रिश्ता था, इस राज को कोई नहीं जानता था। इस बीच पुलिस ने रिया के प्रेमी पुष्पिंदर को हिरासत में ले लिया था। पुलिस ने उससे गहराई से पूछताछ की, लेकिन उसने हत्या में अपना हाथ होने से इनकार कर दिया। जांच में पता चला कि रिया अन्य कई लोगों और कई लड़कियों के संपर्क में थी। अब पुलिस की सुई सेक्स रैकेट की तरफ घूम गई। इसके बाद पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। पुलिस की समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर सबरान समझे जाने वाले गुप्ता परिवार से रिया का क्या संबंध था। ये मामला पुलिस के लिए चुनौती बनता जा रहा था। 2 दिन बीत गए, लेकिन पुलिस कातिलों का सुराग नहीं लगा सकी थी। इतना तो तय था कि घटना के तार रिया से ही जुड़े थे। एसपी ओम प्रकाश यादव, एसपी अजय सहदेव व सीओ तिवारी के दिशा निर्देशन में पुलिस टीमें अलग अलग एंगल से केस की जांच कर रही थी। जांच में पता चला था कि घटना वाले दिन रिया के मोबाइल पर 10-12 फोन किए गए थे। जिस नंबर से फोन किए गए थे वो नंबर जांच में फर्जी आईडी प्रूफ पर लिया गया पाया गया था। वो नंबर घटना से कुछ दिनों पहले ही लिया गया था और घटना वाली शाम उसकी लोकेशन घटना स्थल के आसपास थी। उस दिन के बाद वो नंबर बंद कर दिया गया था। पुलिस इसी दिशा में आगे बढ़ी। आईएमआई नंबर के जरिए पता चल गया कि उस मोबाइल में अब दूसरा नंबर इस्तेमाल किया जा रहा था। वो नया नंबर मेरठ के ही मोहल्ला ठठेरावाड़ी निवासी विकास उर्फ विक्की का निकला। पुलिस जब उसके घर पहुंची तो पता चला कि विकास घर पर नहीं है। पुलिस ने उसके परिजनों पर शिकंजा कस दिया। सर्विलांस से उसके फोन की लोकेशन नोएडा और हरिद्वार की मिली। पुलिस टीम उसके पीछे लगी थी। आखिर 24 जून को पुलिस ने विकास को सोहराब गेट बस स्टैंड के पास से उसके 2 साथियों सचिन और उदयवीर के साथ गिरफ्तार कर लिया। उसके दोनों साथी क्रमशः माधवपुरम और बरेली के रहने वाले थे। थाने लाकर उनसे पूछताछ की गई तो हत्याकांड के रहस्य से जो पर्दा उठा उसे जानकर पुलिस भी हैरान रह गई। पुलिस की पूछताछ और जांच पड़ताल में ट्रिपल मर्डर के पीछे प्यार, सेक्स, धोखा और इंतकाम की बेहद चौंकाने वाली कहानी निकलकर सामने आई। दरअसल रिया ने बचपन से गरीबी देखी थी, लेकिन जवानी की दहलीज पर कदम रखने के साथ ही उसे गरीबी से नफरत हो चली थी। उसकी महत्वाकांक्षाएं ऊंची थी। उसकी ख्वाहिश थी कि एक दिन वो दौलत में खेले। पढ़ाई के मामले में वो तेज थी। बीएड करने के बाद उसने ब्यूटी पार्लर का कोर्स किया था। वो जानती थी कि अगर उसे कोई नौकरी मिल भी गई
तो उससे उसके अरमान पूरे नहीं होंगे। उसकी महत्वाकांक्षाएं बेलगाम होने लगी तो उसने पैसे कमाने का शॉर्टकट ढूंढ लिया। वो कई रईस जादों को अपने जाल में फांसकर नोट कमाने लगी। इसके बाद रिया के रंग ढंग और बातचीत में बदलाव नजर आने लगा। उसके पिता की कई सालों पहले मौत हो चुकी थी। माँ और बहनों को शक हुआ तो उन्होंने उसे संभालने की कोशिश की। जब वो नहीं मानी तो घर वालों ने उसे उसके हाल पर छोड़ दिया। रिया को पंख लग चुके थे। अब वो ख्वाहिशों के साथ खुलकर जीना चाहती थी और अपनी हसरतों को पूरा करके दौलत में खेलना चाहती थी। इसी ललक में वो ऐसी दलदल में फंस गई जहां से निकलना आसान नहीं था। रिया को दौलत कमाने का ऐसा चस्का लग चुका था कि उसके लिए वो सभी हदें पार कर चुकी थी। वो ब्रांडेड कपड़े पहनती थी और शाही जिंदगी जीती थी। उसी बीच उसकी मुलाकात पुष्पेंद्र उर्फ पिंटू से हुई। पुष्पेंद्र मेरठ का ही रहने वाला था। उसने बीटेक किया था। दोनों में प्यार हो गया तो रिया उसके साथ लिव इन में रहने लगी। रिया के क्रियाकलाप पुष्पेंद्र से भी छिपे नहीं थे। उसने जो पैसा कमाया था उसी से उसने कार और स्कूटी खरीदी, लाखों रुपए की एफडी कराई और प्रवेश विहार में करीब 30 लाख रुपए का एक 2 मंजिला मकान भी बना लिया। उसी मकान में वो पुष्पेंद्र के साथ रहती थी। रिया अपने घर वालों के संपर्क में भी रहती थी। ये सब करने के बावजूद भी उसने ब्यूटी पार्लर का काम नहीं छोड़ा था। ब्यूटी पार्लर में ही एक दिन उसकी मुलाकात पूनम से हुई। जान पहचान हुई तो बातचीत में रिया को पता चला कि पूनम घर पर अक्सर अकेली ही होती है और उनका घर भी खाली है। रिया ने उनसे अपने घर में कमरा किराए पर देने को कहा। पूनम इसके लिए तैयार नहीं हुई तो उसने कहा कि उसे कुछ घंटों के हिसाब से ही एक कमरा दे दे। जितने घंटे वो वहां रुकेगी उतना पैसा वो दे देगी। पूनम को इसमें कोई बुराई नजर नहीं आई। रिया ने अपनी बातों से उनका दिल जीत लिया था। इसके बाद वो उनके घर आने जाने लगी। रिया के साथ हर बार एक नया आदमी होता था। रिया हर बार पूनम को 500 रुपए देती थी। रिया क्या करती है ये पूनम से छिपा नहीं था। पैसों के लालच में संभ्रांत परिवार से ताल्लुक रखने वाली पूनम अनैतिक काम के लिए उसे अपना बेडरूम उपलब्ध कराने लगी थी। पूनम ही नहीं, चंद्रशेखर गुप्ता भी इस दलदल में गिर गए थे। वो भी अपने बड़े क्लाइंट को खुश करने के लिए रिया का इस्तेमाल करने लगे थे। इंश्योरेंस की बड़ी पॉलिसी कराने में वो उसका इस्तेमाल करते थे। रिया के ग्राहकों में अनेक रईसजादे भी थे। इनमें अधेड़ उम्र के लोग ज्यादा थे। वो मैसेज के जरिए कोड में बात करते थे। 16 से 20 साल की लड़की को प्लॉट, 20 से 30 साल की महिला को फ्लैट, इससे ऊपर की उम्र वाली महिला को मकान कहा जाता था। सुंदर युवती के बारे में कहा जाता था कि प्लॉट की लोकेशन बहुत अच्छी है। ग्राहक रईस हो तो उसके लिए कहा जाता था कि नक्शा अच्छा पास कराओ। इसके बाद गुप्ता परिवार का घर एक तरह से सेक्स रैकेट का अड्डा बन गया था। रिया इस तरह की सेफ जगह पाकर बहुत खुश थी क्योंकि वो पुलिस के खतरे से आजाद थी। दूसरी तरफ गुप्ता दंपति ज्यादा कमाई के चक्कर में इस हद तक गिर चुका था कि वे रिया को खुद कई जगह भेजने लगे थे, जबकि उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। उनकी डॉक्टर बेटी और इंजीनियर बेटे को ये पता नहीं लग सका था कि उनके माँ बाप घर पर क्या धंधा कर रहे हैं। उनकी करतूत से आस पड़ोस के लोग भी अनजान थे। रिया के ग्राहकों की लंबी कतार थी। उन्हीं में एक था विकास उर्फ विक्की। 1 साल पहले उसकी मुलाकात रिया से हुई थी। वो कई बार चंद्रशेखर के घर रिया से मिला था। वो रिया के हुस्न जाल में उलझ गया था। रिया ने भी उसके साथ प्यार का नाटक किया था क्योंकि विकास उसके लिए कमाई का जरिया था, जबकि विकास के मन में रिया के लिए बहुत कुछ था। वो रिया पर अपना हक समझने लगा था। उसने एक दिन रिया से अपने दिल की बात कही भी। रिया, मैं चाहता हूँ कि तुम ये गलत काम छोड़ दो क्योंकि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। सॉरी विकास, मैं शादी जैसे चक्कर में नहीं पड़ना चाहती। रिया ने बात साफ कह दी थी। विकास को रिया की ये बात बहुत बुरी लगी। दोनों के बीच तकरार हो गई। रिया की वजह से ही वो आर्थिक परेशानियों में आ गया था। दरअसल विकास का फूल बेचने का कारोबार था। उसे अपने इस काम से अच्छी कमाई होती थी। मौज मस्ती के चक्कर में उसने रिया पर खूब पैसा लुटाया। ऐसा भला कब तक चलता।
इसलिए वो आर्थिक तंगी में आ गया। तब उसने अवैध शराब बेचनी शुरू कर दी, लेकिन उसका ये धंधा भी नहीं चला। लिहाजा वो आमदनी को लेकर परेशान रहने लगा था। विकास रिया के साथ घर बसाकर अच्छी जिंदगी की शुरुआत करना चाहता था, लेकिन रिया ने एक ही झटके में उसे आईना दिखा दिया था। विकास को उससे ऐसी उम्मीद कतई नहीं थी। उसे गुस्सा तो बहुत आया था, लेकिन उसने अपने गुस्से को पी लिया था। इसके बाद उसने कई बार रिया को मनाने की कोशिश की, लेकिन रिया ने न केवल उसे झिड़क दिया, बल्कि वो उससे किनारा भी करने लगी। एक दौर ऐसा भी आया जब रिया ने उसके फोन तक रिसीव करने बंद कर दिए। वो उसके मैसेज का भी जवाब नहीं देती थी। इससे विकास को बहुत गुस्सा आता था, पर वो खून का घूंट पीकर रह जाता था। अपनी बर्बादी के लिए वो रिया को ही जिम्मेदार मान रहा था। वो समझ रहा था कि यदि उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी होती तो वो उसे नहीं छोड़ती। उसने रिया से प्रतिशोध लेने की ठान ली। उसका एक दोस्त था सचिन, जो मूल रूप से बरेली का रहने वाला था। वो शादी के मंडपों में सजावट का काम करता था। वो सट्टा भी खेलता था। सट्टे की लत में वो लाखों के कर्जे में आ गया था। उसे पैसों की जरूरत थी। उसकी परेशानी विकास से छिपी नहीं थी। विकास ने मौके का फायदा उठाते हुए उससे रिया की हत्या करने की बात की। सचिन को पैसों की सख्त जरूरत थी, इसलिए वो ये अपराध करने को तैयार हो गया। लेकिन ये काम अकेले सचिन के वश का नहीं था। उसने अपने एक दोस्त उदयवीर से बात की, तो वो भी पैसों के लालच में उसका साथ देने को तैयार हो गया। इसके बाद तीनों ने योजना बना डाली। योजना के अनुसार विकास ने फर्जी पते पर एक सिम खरीदकर 2 चाकुओं का भी इंतजाम कर दिया। योजना के तहत उदयवीर भी मेरठ पहुंच गया था। विकास ने सचिन और उदयवीर को अपने मोबाइल में रिया का फोटो दिखाकर उसकी अच्छे से पहचान करा दी। अगले दिन विकास ने अपने मोबाइल में नया सिम डालकर सचिन को रिया से बात करने को कहा। उसने कई बार फोन किया, लेकिन रिया ने बात नहीं की। उसने रिया के एक पुराने ग्राहक का परिचय देकर पहले मैसेज किया, उसके बाद फोन किया। इस बार उसकी बात सचिन से हो गई। उसने बताया कि वे 2 लोग हैं, तो रिया ने उसे चंद्रशेखर गुप्ता के घर का पता देकर वहां 4:30 बजे पहुंचने को कहा। उनके बीच ये भी तय हुआ कि पहचान के लिए सचिन अपने सिर पर कैप लगाकर आएगा। सचिन ने ऐसा ही किया। वो अपने साथ उदयवीर को लेकर चंद्रशेखर गुप्ता के घर पहुंचा, तो वहां चंद्रशेखर और उनकी पत्नी मौजूद थे। पूनम ने चाय बनाई तो रिया, सचिन और उदयवीर ने चाय पी। इस बीच में सचिन ने चंद्रशेखर को 100 रुपए देकर कॉन्डोम लाने के लिए भेज दिया। रिया दोनों को बेडरूम में ले आई। रिया ने कपड़े उतार दिए। उसी बीच में सचिन चाकू निकालकर उसके शरीर पर वार करने लगा। वो चीखी तो पूनम वहां दौड़कर आई। उन्होंने शोर मचाने की कोशिश की तो दोनों युवकों ने दबोचकर उन पर भी वार कर दिए। वो नीचे गिर पड़ी। कुछ ही देर में दोनों ने दम तोड़ दिए। इसके बाद उन्होंने घर में लूट के लिए सेफ तोड़ने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। वे बहुत घबरा गए थे। उन्होंने भागने की कोशिश की तो उन्हें मुख्य दरवाजा बाहर से बंद मिला। चंद्रशेखर दरवाजे को बाहर से बंद कर गए थे। दोनों ड्राइंग रूम में बैठकर उनके आने का इंतजार करने लगे। इस बीच उन्होंने बेड पर पड़ा रिया का मोबाइल ले लिया। चंद्रशेखर दरवाजा खोलकर जैसे ही अंदर आए, उन्होंने चाकुओं से गूंदकर उनकी भी हत्या कर दी। इसके बाद रसोई में जाकर उन्होंने हाथ धोए। सचिन के कपड़ों पर खून के निशान थे। उन निशानों को छिपाने के लिए उन्होंने घर की दीवार पर टंगी एलसीडी उतार ली। रिया की स्कूटी लेकर एलसीडी बीच में रखकर कपड़ों के दाग छिपा लिए। रास्ते में कबाड़ी बाजार के नाले पर उन्होंने स्कूटी को लावारिस छोड़ दिया और विकास के घर चले गए। रिया की हत्या की बात सुनकर विकास बहुत खुश हुआ। कपड़े बदलकर तीनों नोएडा गए। 3 कत्ल हो गए थे। हाथ ढीला नहीं आया था। इससे सचिन परेशान था। विकास ने उसे समझाकर शांत कर दिया। एक दिन नोएडा में रुककर वे हरिद्वार जाकर रुक गए। वहां से वे मेरठ आए तो पुलिस के शिकंजे में आ गए। पुलिस ने उनकी निशानदेही पर एलसीडी टीवी, रिया का मोबाइल, स्कूटी व हत्या में इस्तेमाल किए गए चाकू बरामद कर लिए थे। आईजी सुजीत पांडे और अन्य अधिकारियों ने प्रेस वार्ता करके इस सनसनीखेज मामले से पर्दा उठा दिया था।
अगले दिन पुलिस ने तीनों अभियुक्तों को अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। फिलहाल आरोपी जेल में थे। रिया ने अपनी महत्वाकांक्षाओं को काबू में रखकर साधारण जिंदगी से ही नाता रखा होता तो शायद ऐसी नौबत कभी नहीं आती। अभियुक्तों ने भी प्रतिशोध और लालच में अपना भविष्य बर्बाद कर लिया। दूसरी तरफ सब कुछ होते हुए गुप्ता दंपति इस धंधे में ना पड़ा होता तो आज जिंदा होता। गुप्ता परिवार की शर्मसार करती हकीकत खुलने से हर कोई हैरान था। रिया की लाखों की प्रॉपर्टी पर हक जताने को लेकर उसके परिवार और प्रेमी पुष्पेंद्र के बीच झगड़ा शुरू हो गया है। पुष्पेंद्र रिया से कोर्ट मैरिज का दावा कर रहा था। फिलहाल किसी भी आरोपी की जमानत नहीं हुई थी और पुलिस साक्ष्यों के आधार पर आरोप पत्र तैयार कर रही थी। आईजी सुजीत कुमार पांडे ने केस का खुलासा करने वाली टीमों को 20,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा भी की थी। दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में इस कहानी के बारे में अपने विचार जरूर लिखिएगा। मिलता हूं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।